बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब बार बार कहते रहे कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा तो इलेक्शन की डेट लेके वापस जाऊँगा। वो इस्लामाबाद आए और वापस चले गए और उन्होंने कहा कि 6 दिन के बाद मैं फिर आऊँगा, और अगर 6 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट आपने दे दी तो फिर नहीं आऊँगा, लेकिन अगर आपने ना दी तो मैं दोबारा आऊँगा। तो उनकी ये जो आनी और फिर जानी थी, इस पर कुछ लोगों ने शेर व शायरी भी किया है, कुछ शायराना तबसरे भी किए हैं, और एक शेर जो है वो हमें भी याद आया कि तेरी मुश्किल न बढ़ाऊँगा चला जाऊँगा, अश्क आँखों में छुपाऊँगा चला जाऊँगा। तो ये क्या हुआ है? इमरान खान साहब क्यों वापस चले गए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि डील हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल कोई डील नहीं हुई, कोई डील नहीं हुई। लेकिन कुछ जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है उसकी वजह से सवालात तो पैदा हो रहे हैं कि भाई ये हमारे इर्द गिर्द जो इस्लामाबाद का जो ब्लू एरिया है, यहाँ पे इतना जलाओ घिरा हुआ, यहाँ पे दरख्तों को आग लगा दी गई, तोड़ फोड़ हुई, और ये दरख्तों को आग लगाना, तोड़ फोड़ करना, ये इस्लामाबाद में एक जुर्म है, इसके लिए बाकायदा कानून मौजूद है। अब हुकूमत ने मुकदमा तो दर्ज कर लिए हैं, लेकिन क्या ये सब जो है ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता था? तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस वजह से कुछ सवालात भी पैदा हुए हैं। और आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी था, तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है उसमें भी कुछ अहम इशूज़ पे बात हुई है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं थी, तो उसका फ़ायदा किसको हो रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वफाकी वज़ीर बराए तवानाई, जनाब गौस बख्श मेयर साहब जो कौमी असम्बली में जो असली अपोजिशन है उसको रिप्रजेंट करते हैं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। और हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के वकील और एडवोकेट जनरल हैं या नहीं है वो खुद ही बताएंगे, जनाब अहमद अवैस साहब। खुर्रम साहब, पहले ये बताइए कि आपने मुकदमात तो दर्ज कर लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर और कारकुनों पे कि उन्होंने इस्लामाबाद में जलाओ घिराव किया, लेकिन एक सवाल पैदा हो रहा है कि आज जब वफाकी हुकूमत ने इमरान खान पे तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी और उस पर समाअत हुई, आपके अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो कोई वहाँ पे उन्होंने केस पेश नहीं किया, क्या पहले से तय था कि जान दो? नहीं, अटॉर्नी जनरल साहब को फैज़ पढ़ाना पड़ेगा कि जुल्म का जहर घोलने वाले कामरान ना होंगे आज ना कल। तो ये कामयाब उनको ये भी कहना चाहिए था कि फसाद जो है वो आईनी हक नहीं है, और फितना फैलाना कोई कानूनी हक नहीं है, और इंतशार फैलाना कोई जमहूरी हक नहीं है। आइन में तो एहतजाज के हक का लफ्ज़ दर्ज नहीं है। आइन ये कहता है इज़हार राय है और पुरअमन इज्तमा की इजाज़त है। दो चीज़ें, दो हकूक़ हैं बुनियादी। तो ये उनको बात करनी चाहिए थी। उम्मीद है शायद वो आने वाले दिनों में अगर मौका मिले तो नहीं, उसकी वजह ये तो नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई बातचीत तो हो रही है, कल उसकी तस्दीक भी हुई, तो किसी ना किसी के साथ तो कोई मामला चल रहा है ना आपका? जी, आपको मुझसे बेहतर मालूमात है, हमें तो वो बातचीत का पता है जो सुप्रीम कोर्ट ने जब कल से पहर एक हुक्म दिया कि प्राइम मिनिस्टर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें, और फिर अयाज सादिक साहब थे, उसमें मुख्तलिफ पार्टियों के जो वसीउल बुनियाद हुकूमत है उसके लोग थे, तो उन्होंने इंतज़ार भी किया, लेकिन वो मुज़ाकरात गालिबन नहीं हो सके। कुछ और मुज़ाकरात जिनकी आपको बेहतर मुझसे मालूमात हैं वो भी गालिबन हुए हैं, लेकिन इशू यही है कि ये वो कल अयाज सादिक साहब ने भी तस्दीक की, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तस्दीक की, मुज़ाकरात हुए, मुआहिदा कोई नहीं हुआ। अहम बात यह है कि जो बात अटॉर्नी जनरल साहब को सराहत से कहनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है वो कहेंगे, कि हमारे सामने जस्टिस मुशीर आलम और काजी फायद ईसा की जजमेंट है फरवरी 2019 की दी गई फैज़ाबाद धरने की। अब वो जजमेंट क्या कह रही है? जजमेंट ये कह रही है कि अवामी इज्तमा का हक एक आईनी हुकूमत को गिराने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, और उन्होंने ये भी कहा कि अवामी इज्तमा का हक, उन लफ्ज़ इंसरेक्शन यानी एक जैसे आप कहते हैं मुसल्ला बगावत नहीं की जा सकती, उस हक को इस्तेमाल करते हुए वो हम पूरा जो है ना जजमेंट, उन्होंने ये भी कहा सारा बता कि सड़क को एक मुस्तकिल तौर पे इनकैम्पमेंट किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे लोगों के हकूक भी मानने पड़ेंगे। तो असल आर्गुमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट से ही है, जिसको हमारी नज़र में परसों की जो जजमेंट आई थी इनको इजाज़त देने की, वो उससे मुतजाद थी जस्टिस मुशीर आलम काजी फैज़ की फैज़ाबाद धरने जजमेंट से। असल आर्गुमेंट ये है कि जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने आपको कह दिया है कि आपने एक जगह पर आकर एक मखसूस जगह लिख दी है, वहाँ आप आगे क्यों बढ़े? आपके जो फसादी साथी थे उन्होंने दरख्तों को आग क्यों लगाई,
और फिर इस सारे मामले को रोकने के लिए फिर हुकूमत ने अपने इकदाम किए। अच्छा अहमद अवैस साहब, ये बताएं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कल बता दिया था कि जलसा जो है वो H9 और G9 के दरमियानी इलाके में होगा, तो फिर उसके बावजूद इमरान खान साहब ने वहाँ जाके जलसा नहीं किया, वो जना एवेन्यू पे आए और यहीं पे फिर वो 6 दिन का ऐलान करके वापस चले गए। तो कल जो कुछ भी हुआ आपके ख्याल में वो तौहीन अदालत नहीं थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? मेरा ख्याल है ये कि कल शायद वहाँ पे, क्योंकि वो जुलूस था जिस अंदाज में वहाँ से चला था और एक बड़ा जुलूस था और काफ़ी दूर से चला था, शायद कम्युनिकेशन का कोई गैप ऐसा वहाँ पे कुछ कि निगोसिएशन कौन कर रहे थे या हुक्मनामा जो है वो किस तरीके से पहुँचा था, और वो पहुँचा था तो आगे तक किस अंदाज में पहुँचा या नहीं पहुँचा, ये कन्फ्यूजन ही की वजह है। शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात की है और कहा है कि क्योंकि ये शायद कम्युनिकेशन की कोई ऐसी लैप्स हो, तो उन्होंने ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को भी उन्होंने शेल्फ कर दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें शक नहीं है कि उनका एक लॉन्ग मार्च का था कि वो वहाँ से आना, और जिस तरह एक बड़े जुलूस की शक्ल में वो आए वहाँ पे और कथा यहाँ पे। लेकिन मैं बताऊं कि जिस तरीके से हमारे अपने मुल्क के लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को जो गालिबन हदायत इस तरीके से दी गई थी, और हदायत शायद ऐसे हार्टलेस पर्सनस ने दी कि मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा था कि ये फ़लस्तीन है जहाँ पे जुल्म बर्बदियत की एक नई दास्तान रकम की जा रही है, और वो करने वाले शायद इजराइली हैं, लेकिन ये अपना मुल्क था। या ऐसा लगता कि मोदी सरकार जो है वो कश्मीर में कोई जिस तरह से वो जुल्म करते हैं, ये कभी ऐसा हुआ नहीं कि आप पॉइंट करके वो शेल भी मार रहे हैं, आप तो डायरेक्ट पॉइंट करके मार रहे हैं। और जिस तरह कराची में जो कुछ हो रहा था, जो यहाँ लाहौर के लिबर्टी मार्केट में जो कुछ हुआ, जो इस्लामाबाद में, और जो इससे पहले आप देखिए कितनी दफ़ा लॉन्ग मार्च हुई है जिसमें मौलाना फजल रहमान ने भी की है, और यहाँ पे आते रहे, इनके बड़े बड़े जलसे हुए हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान के इस दौर हुकूमत में किसी से इस किस्म का तशद्दुद जो है वो लब्बैक पार्टी वालों ने की, किसी से कभी ऐसा सलूक नहीं किया गया। भाई अपने मुल्क के शहरी हैं, कोई खुदा न खास्ता को लूट मार करने तो नहीं आ रहे। अच्छा ये बताएं अहमद अवैस साहब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि 6 दिन जो हैं उसमें क्या ऐसा 6 दिन क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? इमरान खान साहब ने 6 दिन क्यों दिए हैं, और 6 दिन के बाद क्या वाकई वो वापस आएंगे इस्लामाबाद और इसी डी चौक पे आएंगे? देखिए अभी मैं इस वक्त तो इसके मुतालिक आपको एक हतमी जवाब तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है तो देखिए इसमें क्या अब वो इन तमाम मामलात को जो उन्होंने देखा है, जिस किस्म का ये एक ज़ालिमाना अंदाज़ था, उसको शायद उसके मुतालिक वो सोच विचार करें, और फिर उसके बाद, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें इस बात को सामने रखना होगा कि स्कोर विनिंग पोजीशन जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम जो हैं ये एक कीड़े मकोड़े हैं और बैठे हुए हैं। हम ये चंद पॉलिटिशियन जो हैं वो स्कोर विनिंग पोजीशन को में आने के लिए वो उनको मार भी दें, ख़त्म भी कर दें, एंड लाइक अंडरलिंक्स, उनकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये इस बात को हमें ख़त्म करना होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा गौस बख्श मेहर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौस बख्श मेहर साहब, आज आप कौमी असम्बली के इजलास में भी थे, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी थे। ये जो कल इस्लामाबाद में होता रहा, ख्वाह वो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने किया या पॉलिटिकल वर्कर्स ने किया, लेकिन उसमें एक कैजुअलिटी जो है वो इस्लामाबाद की ग्रीनरी थी। ज़रा एक छोटी सी मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, ज़रा देखिए। बिलियन ट्री सोनामी मंसूबे से पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाने का दावा करने वाली तहरीक इंसाफ ने दारुल हुकूमत के दरख्त उजाड़ डाले। जिना एवेन्यू में कतार से लगे पाम ट्रीज में से अक्सर भुसम हो गए। सड़क के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट्स भी आग की नजर कर दी गईं। मुजाहिरीन की बेहिसी उरूज पर रही और लीडर तमाशबीन बने रहे। मुजाहिरीन अपने पीछे कूड़े करकट के अंबार भी छोड़ गए। दरख्तों को उगने में साल लगता है। अगर हम इनके साथ जाती करेंगे तो हम अपना जो लोकल क्लाइमेट है और ऑक्सीजन रिजर्वायर जो है उसको रिड्यूस करते हैं। अगर ये दरख्त हमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी की डोर कट के रह जाएगी।
दरख्तों के कटाव की ममानियत के कानून 1992 के तहत दरख्त काटना और उन्हें नुकसान पहुँचाना जुर्म है। तरक्याती इदारे CDA के मुताबिक पाम ट्री के एक दरख्त पर तकरीबन 3,500 रुपए की लागत आती है। नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, जबकि शहरी इस जलाओ के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और मुतालबा करते हैं कि ऐसी शरपसंद कार्रवाइयों का नोटिस लेकर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अब्दुल सलाम सोमरो के साथ राशिदा शुएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। अच्छा गौस बख्श मेहर साहब, जो बंदे कितने थे नहीं थे मैं उसमें बहस में नहीं जाता। ये यहाँ पे डी चौक से लेके और सेंटोरस तक जो सड़क के दोनों तरफ जो कूड़ा करकट है, इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितने बंदे थे। लेकिन ये जो दरख्त है ये जला दिए गए और कहा यह गया कि जी आंसू गैस का जो धुआं है उसका मुकाबला करने के लिए ये दरख्त जलाना बहुत ज़रूरी था। इस पे पार्लियामेंट में कोई आज किसी ने कोई बात की? सर पार्लियामेंट में इस पर तो कोई ख़ास बात नहीं थी। ये गुजारिश ये है कि दरख्त जलाना कुदरती खुदा की तरफ से भी गुनाह है, दरख्त नहीं जलानी चाहिए। लेकिन हम जब ना एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स लेते हैं और उसको फिर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट, लेकिन हम जो गैर कानूनी चीज़ें करते हैं उसकी वजह से फिर रिएक्शन ऐसा होता है कि आदमी सोचता नहीं कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। अब देखें जिस तरीके से गवर्नमेंट चेंज हुई है, जिस तरीके अपोजिशन बनी है हाउस में, कहा यह जा रहा है कि पीछे पहले ऐसा होता रहा है। पाकिस्तान में रात के रात रिपब्लिकन पार्टी बन गई थी जिससे पाकिस्तान को ख़राब करने का बुनियाद पड़ा। अभी हमारे यहाँ भी वही हुआ कि जब ये गवर्नमेंट कह रही थी कि इमरान खान साहब ने चीज़ें गलत की, नौजवान जो नस्ल है वो कह रहा है वो अच्छी चीज़ें कर रहा था, तो फिर इस गवर्नमेंट ने को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इसमें पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बना के और फिर उनको ही अपोजिशन बनाया। कम से कम इतना दुनिया को दिखाते कि हम उनको अपोजिशन नहीं बना रहे, उनको गवर्नमेंट नहीं दे रहे, सही अपोजिशन उनको करते। अब आज इतनी अफसोस की बात है, कश्मीर का इशू था और यासीन मलिक साहब को सज़ा मिली है, हमें सबको दुख है उसका। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान कहते हैं कंप्लीट नहीं है, तो उसमें जो एक हुर्रियत पसंद लीडर था जो इतनी जदोजहद कर रहा था उसको इतनी सज़ा मिली। बजाय हम सब उसके लिए बात करें तो हमने अपनी बातें की, किसी ने क्या बात की, लेकिन करारदाद तो मंजूर हुई है, यासीन मलिक साहब तो मंजूर यकराई हुई है, लेकिन तकरीरें की कुछ लीडरों ने बड़े अफसोसनाक तकरीरें की, अपनी ज़ाती इख्तलाफात, इमरान खान के इख्तलाफात। अब ये और टाइम भी मिलता है इन चीज़ों के लिए, तो हमारा शायद दिमाग सही नहीं है, हम पाकिस्तान अभी तक सही चीज़ों को सही नहीं समझ रहे, जिस वजह से हम भुगत रहे और भुगत रहेंगे। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, ये एक बड़ा एक अहम इशू है कि अपोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी के लिए। तो आप गौस बख्श मेहर साहब को अपोजिशन नहीं मानते, आप कहते हैं राजा रियाज साहब अपोजिशन है, तो इससे आपकी जो पूरी पार्लियामेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी पे एक सवालिया निशान नहीं लग गया? जी, आपको अपनी राय का हक हासिल है, लेकिन अभी भी वो चूँकि हमारी जो कोalition है उसको वो जमात जिससे वो मुंतखब हुए थे वो जो कि कोalition की रुकन नहीं है और वो अपोजिशन बेंचों में बैठना चाहते हैं, लिहाजा उनकी तादाद ज़्यादा है। अगर जो गौस बख्श मेहर साहब की जो सीनियरिटी है, इनकी जो मतानत और संजीदगी है और इनकी जो बड़ी तवील पब्लिक सर्विस है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत ही हमारे काबिल एहतराम रुकन हैं, मेरे तो बुज़ुर्ग हैं, लेकिन ये कि ये चूँकि वहाँ उनकी तादाद ज़्यादा है, जो अभी भी नॉमिनली एक दूसरी पार्टी से मुंतखब होकर आए हैं, तो जब जजमेंट होगी तो इसी बात पर जजमेंट। अब ये बताएं कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो अगर 6 दिन के अंदर उनको नए इलेक्शन की डेट नहीं मिलती और वो फिर वापस आते हैं इस्लामाबाद, तो फिर क्या करेंगे आप? जी, हम इस्लामाबाद में 2 चीज़ें हैं, एक पाकिस्तान की आईनी हुकूमत है और दूसरे इस्लामाबाद में रहने वाले मेरे भाई और बहन जो शहरी हैं, हम दोनों का भरपूर दिफा करेंगे। कल तो आप दफा नहीं कर सके। कल ये खाकसार जो है, ये कितनी मुश्किल से यहाँ से मैं जान बचा के निकला, ये मैं आपको नहीं बता सकता। नहीं तो उसमें जब और वो सब लोग ये दावा कर रहे थे कि हम शहरियों के हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं, वो सारे नाकाम हुए। जी, इसलिए कि एक सुप्रीम कोर्ट के जो सुबह हुक्म आया था जिसका मैंने अर्ज़ किया है कि वो जस्टिस मुशीर आलम काजी फायज़ ईसा की जो जजमेंट थी उससे मुतज़ाद था, उसकी वजह से लॉ इन्फोर्समेंट को जब तक क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ ना कहा जाए कि उन्हें कोई काम करना है, उनके लिए मुश्किल हो जाती है, जो वो तजादात को ज़्यादा समझ नहीं सकते। तो लिहाजा उनको अगर क्लैरिटी थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं इनको हम इजाज़त दे रहे हैं, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने तो पहले ही कह दिया था कि हम लाइव एमुनेशन की इजाज़त नहीं है। तो पहले ही हमने इस बात को हम यकीनी बनाना चाहते थे
कि जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये और बात है कि जो PTI के कारकुनान के एक घर में जब कांस्टेबल कमाल गया तो उन्होंने उस पर ज़रूर लाइव एमिनेशन इस्तेमाल किया और उस 5 बच्चों के बाप को जो है वो शहीद कर दिया, जिसका बेचारे का अपना घर भी नहीं है और वो आज उसके। तो दूसरी बात जो आपने दर्द की, देखिए फसाद सांस घूंटता है। जिस तरह इमरान खान के दौर में सहाफ़त का आज़ादी इजहार का सांस घूंटा गया, अब सारा आलम को गोली मार दी गई, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। अब हम कोशिश करेंगे कि उसको तलाश किया जाए कि वो क्या हुआ, या मतियुल्लाह जान को किसने अगवा किया था, कर लेंगे आप तलाश? नहीं, हम कोशिश तो अपनी पूरी करेंगे, क्योंकि असल बात यह है इस बात को यकीनी बनाना है कि आज़ादी इजहार का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो चाहे सहाफ़ियों का है चाहे वो सियासी जमातों का है। जो असद तूर के घर में घुस के जिन्होंने जी वो भी हिस्सा है उसका, असद तूर भी उसका हिस्सा है। नहीं, लाहौर से भी, देखिए लाहौर से भी सहाफ़ी उठाए गए, वो भी एक रिकॉर्ड का FIA ने की। ये सारी कहानी। लेकिन जो कल आपके मिनिस्टर्स ने सहाफ़ियों को गलत कहा, झूठा कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और फिर आपकी पार्टी की क़यादत ने कंफर्म कर दिया, वो भी गलत है। जी देखिए जी, हमारे मुल्क में 2 अजीम शख्सियतें गिनी जाती हैं, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल। अब कल जो हुकूमत ने 2 दिन पहले अल्लामा इकबाल के घर की तलाशी ली है, बेहुरमती की है, इस पर गवर्नमेंट अपने को कंडेम नहीं कर रही है वो कि ये इतनी गलती की है। बिल्कुल उसके बाद आज कश्मीर का इशू था, न लीडर ऑफ द हाउस ने तकरीर की, न लीडर ऑफ अपोजिशन ने तकरीर की, कोई 2 अल्फाज नहीं। लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के मौके में कोई फर्क नहीं है ना। गौस बख्श मेयर साहब कैसी बातें कर रहे हैं? कोई तो कहता ना, दोनों में से कोई तो आके तकरीर में पूरा कश्मीर का जिक्र किया। किसने? ये भी नहीं, मैं लीडर ऑफ प्राइम मिनिस्टर आए नहीं थे। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असेंबली की तकरीर में अपना। अच्छा, अहमद अवैस साहब क्या थी जॉइंट सेशन? अहमद अवैस साहब ये बताएं कि हुकूमत ने आज कुछ इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर कर लिया है, नैब के कवानीन में भी तरमीम कर दिया, तो ऐसा नहीं लग रहा कि हुकूमत जल्दी जल्दी ये रिफॉर्म्स कर रही है और शायद हुकूमत जो है वो जल्दी इलेक्शन की डेट का भी अनाउंस कर दे? देखिए, जो तरमीम जिस अंदाज में की गई है ना, ये मेरे ख्याल में को पाकिस्तान के इतने फ़ायदे की तो नहीं लगती। देखिए, वो पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो एक सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला अगर पाकिस्तान को आता है तो वो उनके थ्रू आता है, और उनको राइट टू वोट जो है, इसमें कौन सी ऐसी गलत बात थी कि उनको राइट ऑफ वोट से महरूम किया जा रहा है, और वो अपने वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का तरीक़ाकार। सारी दुनिया तो प्रोग्रेस कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है इन अपनी सहूलत के लिए। आप जो है ये माशाल्लाह अंदाज़ है कि दौर पीछे की तरफ है, गर्दिश अयाम अभी ये सूरत हाल जो है। और इसी तरह से अब नैब के अंदर भी इसमें यहाँ तक तो मेरे ख्याल में 14 दिन में तफ्तीश का वो जो रिमांड पीरियड का उन्होंने टाइम रखा है, पहला जो था वो इंतहाई ज़्यादा था और ये इंतहाई कम है, कहीं बैलेंस नहीं है इसके अंदर। इसी तरह से और बहुत सारी, हाँ, नैब के अंदर कुछ तरमीम की यकीनन ज़रूरत थी। ये ड्रैकोनियन लॉ जो बना हुआ है उसमें राइट ऑफ बेल भी होना चाहिए, जो अभी भी शायद इन्होंने भी नहीं शायद किया अभी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ओवरसीज़ के मतलब जो इलेक्शन जो लॉज के अंदर जो तब्दीली की गई है, मेरे ख्याल में वो तब्दीली जो है वो सिर्फ एक इन्होंने अपनी ज़ात में सामने रखे कि जो इनको। अच्छा, ये खुर्रम साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद खुर्रम साहब जवाब देंगे। और हमारी जो वीडियो लिंक है अहमद अवैस साहब के साथ, उसमें भी कुछ गड़बड़ हो रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में इसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। वक्फे से पहले अहमद अवैस साहब ये फरमा रहे थे कि आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो कुछ इंतखाबी इस्लाहात हुई हैं, तो उसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनसे वोट का हक ले लिया गया। ये अहमद अवैस साहब ने कहा है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि ये बिल्कुल गलत है। और मीर साहब, आपके तवस्सुत से आपके नाजरीन के लिए मैं बड़ी सराहत से कहना चाहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको वोट का हक हासिल था, हासिल है, हासिल रहेगा। आज जो तरमीम हुई है, जो पिछली हुकूमत ने कोशिश की थी इलेक्शन को चोरी करने की, कि इंटरनेट वोटिंग कहा गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको इंटरनेट के ज़रिए वोट कर। अब ये पूरी दुनिया में ये साबित हो चुका है
कि ये एक महफूज और शफाफ तरीका नहीं है वोट डालने का। इसमें बहुत एहतमाल है कि कोई भी शख्स जो है तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे वोट डालेंगे? जी, ओवरसीज पाकिस्तानी एक तो है कि जिस तरह बहुत सारों ने एक शौक किया था पिछले इलेक्शन में, वो पाकिस्तान आकर अपने अपने हल्के में जहां उनका वोट है वो डाल सकते हैं, या फिर जहां कुछ तादाद ज़्यादा है वहां उन मुल्कों में जो एम्बेसी है या काउंसलेट है वहां बैलेट बॉक्स रखे जा सकते हैं जहां के वोट डाल सकें, या फिर जो तीसरा तरीका है जो पूरी दुनिया में राइज है और दुनिया के जो एडवांस ममालिक हैं, पोस्टल बैलेट भी अवेलेबल है। तो उनके पास ये पोस्टल बैलेट तो पिछले इलेक्शन में भी था, उससे पिछले इलेक्शन में भी था। नहीं तो ये वो जो शख्स पाकिस्तान का शहरी है उसका वोट का हक उसको फाइल कोई चीना नहीं जाता। आपकी क़यादत ये कहती थी कि जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनको हम मखसूस नशस्तें देंगे पार्लियामेंट में, उसका क्या हुआ? जी, वो रिफॉर्म अभी उसके लिए एक आईडी तरमीम चाहिए, उस पर काम हो रहा है, जिसमें ज़्यादा मुश्किल काम यह है कि इस बात का तयन करना कि जैसे बाज़ यूरोप के ममालिक ऐसे हैं जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानियों की, जिनके पास दोहरी शहरियत है या पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, उसके हिसाब से जो सीटें एलोकेट होनी हैं उसके ऊपर काफ़ी तहकीक चाहिए जो इस वक्त जारी है। जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो एक मंतकी बुनियाद पर हम ये चाहेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी पार्लियामान में भरपूर नुमाइंदगी हो। गौस बख्श मेहर साहब, आप तो हमें असेंबली में मौजूद थे। हमें नहीं कंसल्ट किया गया, अच्छा, नहीं हमें बिल डिटेल दिखाया गया, अच्छा। और नहीं हमें यही बताया गया कि हमने पूछा कि भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी का क्या है इसमें, तो हमें कहा गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जैसे है वैसे ही होगा। हम सिर्फ मशीन से जो वोट है मशीन हम निकाल रहे हैं कि मशीन हम नहीं कर सकेगी। हमने उस पर प्रपोजल दिया कि आप मशीन कहीं कहीं बड़े शहरों में कहीं कहीं लगाएं, ट्रायल करें, लेकिन सिर्फ मशीन की बात की गई और ये कोई बात नहीं की ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट नहीं, उनका इंटरनेट के थ्रू नहीं होगा, ये कुछ में जैसे है वैसे ही है, हमें ये बताया गया है उसमें। नहीं तो मेहर साहब की बात को हमने पहले ही मान लिया है। अगर उसका मतन जो आज पास हुआ है वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि इलेक्शन कमीशन को पार्लियामान की तरफ से हदायत की गई है कि वो संजीदगी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ट्रायल करें अगर आने वाले ज़िमनी इंतखाबात होते हैं या बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, ताकि हमारे पास एक बाकायदा रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हो कि ये वोट में हम शफाफियत लाने की ख्याल है, लोगों का ये ख्याल है। हालांकि मैं ऐसे एग्री नहीं करता, तो इसको इस्तेमाल करके ट्रायल बेसिस पर इसका पूरा रिकॉर्ड क्रिएट किया जाए और ये वक्त के साथ साथ पूरे मुल्क में फैले। अच्छा, अहमद अवैस साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी से वोट का हक वापस नहीं लिया गया, वो इंटरनेट के जरिए वोट नहीं डाल सकते लेकिन पोस्टल बैलेट डाल सकते हैं। एम्बेसी में भी कहा कि डाल सकते हैं, एम्बेसी में भी डाल सकते हैं। जी अहमद अवैस साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, अब इसमें मैं ज़रा अब ज़रा ये बताएं कि गौस बख्श मेहर साहब, जो नैब के कानून में जो तब्दीली हुई है वो उस पर आप इत्तेफाक करते हैं कि? देखिए जी, वो भी जो बातें बताई इनको करना चाहिए था कि हम लोगों से बैठ से कंसल्ट करें अपोजिशन के साथ। हम अपोजिशन हैं, रियल समझिए न समझिए, अगर हमें रियल अपोजिशन नहीं समझ रहे और जिनको आर्टिफिशियल ऑपोजिशन बना के अपोजिशन कर रहे हैं उनसे मशवरा किया है नहीं किया है, कहा कि हम इसमें जो इंक्वायरी से पहले, इन्वेस्टिगेशन से पहले अरेस्ट करते हैं हम उसको रोक रहे हैं और कोई चीज़ हम इसमें गलत नहीं ला रहे हैं और उसका भी डिटेल हमें नहीं बताया गया। बिल आया और वो पास हुआ। अच्छा, अब इसमें ये है कि देखिए, मैं ज़रा आपको जो नैब कवानीन में जो तरमीम हुई है मैं ज़रा बता देता हूँ। मेन सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। नैब 6 माह के अंदर इंक्वायरी का आगाज़ करने का पाबंद है। नैब गिरफ्तारी से पहले तमाम सबूतों की दस्तियाबी को यकीनी बनाएगा। रिमांड 90 दिन से कम करके 14 दिन के लिए होगा। नैब गिरफ्तार शुदगान को 24 घंटे में अदालत में पेश करने का पाबंद होगा। केस दायर करने के साथ सी गिरफ्तारी नहीं होगी और चेयरमैन नैब की 3 साल मुद्दत के बाद इस शख्स को दोबारा चेयरमैन नहीं लगाया जाएगा। तो ये तो आपके ख्याल में कोई बुरी चीज़ नहीं? एग्री की, ये हमने एग्री की, इस पर आपको कोई इतराज़ नहीं? अच्छा, नहीं, मैं फिर भी कहूँगा मेहर साहब हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे ज़रूर हमारी अगर कोताही हुई है तो इनसे हम कंसल्ट करना चाहेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। दूसरा, ये नैब के जितने कवानीन आज तब्दीली हुई है, मीर साहब, नैब के केसेस में इमरान खान साहब के फाशिज़म की वजह से पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में एक पूरा पलंदा इकट्ठा हो गया, जिस पे मुख्तलिफ अदालतों ने जब मुस्लिम लीग नून के कायदीन को ज़मानत पर रिहा किया शवाहिद ना होने की बुनियाद पे, तो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी इन सब चीज़ों के बारे में कि बेल का हक जो है, जो पहले नहीं था अब दिया गया है। पे ये कहा गया कि जी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जिस पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, जो इस्लामी नजरिया काउंसिल है, उनकी बाकायदा एक पूरी उस पर जजमेंट है कि ये गलत है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज़र पर होना चाहिए। इस तरह जो अरेस्ट का राइट है जो आपने अभी बताया,
उसको भी बाकायदा किसी कायदे के तहत किया गया, उसको खुली छुट्टी नहीं दे देगी कि जिस तरह आपका जी चाहे तो जनाब एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लें, शाहिद खान अब्बासी को गिरफ्तार कर लें, मरियम नवाज को जाके कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ के सामने। तो ये जो तरामीम है इनका फायदा तो फराग गोगी को होगा ना? जी जरूर हो, आप सिर्फ शक की बुनियाद पर ये जो तरामीम है ये किसी की जाती फायदे की नहीं है, ये पाकिस्तान की तमाम शहरियों, बात कर एक बात सर, तमाम शहरियों की प्रोटेक्शन है, पाकिस्तान के अफसरों की प्रोटेक्शन है जिनको जो फैसले नहीं कर रहे थे इनकी वजह से, और पाकिस्तान के आने वाले जो सियासी कारकुन हैं उनकी टाइम लिमिट की बात है जी। ऐसी इतनी तफसील ये नहीं बताई गई। बात ये है कि नैब ये बनाया क्यों गया? एंटी करप्शन था, FI था, ये पहले सेल किसने बनाया, क्यों बनाया, केसेस किसने दाखिल किए? जब ये लोग पार्टी दोनों आपस में लड़ी हुई थी एक दूसरे पर केस दाखिल किए। अच्छा, वो केसेस पढ़े। अच्छा अहमद अवैस साहब, आप मेरी बात सुन सकते हैं? जी जी। अच्छा, बड़ी मुश्किल हो गई है, यानी कि आप की आवाज ही गायब हो जाती है, पता नहीं अभी। नहीं, अभी असल में यहाँ कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया है। अच्छा, तो पता नहीं ये टेक्निकल फॉल्ट क्यों हो जाता है। अहमद अवैस साहब, ये जो नैब के कानून में जो तरमीम हुई आज और उसको भी असम्बली से मंजूर किया गया, उस पर हम बात करें। आपके ख्याल में उसमें भी कोई काबिल एतराज बात है या सही तरमीम? नहीं, मेरे ख्याल में तरमीम की जरूरत तो थी, उसमें कोई शक नहीं है। और इससे बड़ी एक तो जो इन्होंने तरमीम की है, इसके अलावा जो अमला वहां पे लगाया जाता है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग करके लगाना चाहिए। ये उनको ये सोफिस्टिकेटेड और वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है ना, उनको वो इतना केयरलेसली हैंडल करते हैं। और उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे यहाँ पर कि जो पाकिस्तान की ब्रोक्रेसी को, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को इन्होंने इतना हरासा करके रखा है कि हमारे उसकी जो फील्ड के अंदर जो प्रॉपर प्रोग्रेस होनी चाहिए और जो ब्यूरोक्रेसी का जो इनिशिएटिव होता है वो खत्म करके रख दिया। ये इनको वो ट्रेनिंग की कमी है। और जो इनका ड्रैकोनियन लॉ था, ये तरमीम मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, पर अभी भी आई है तो ठीक है, एक्सेप्ट कि ये 14 दिन का जो पीरियड है ये बहुत कम है। मेरा ख्याल है 90 दिन का बहुत ज्यादा था, 14 दिन का बहुत कम है। इसमें ये शायद कोई तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कत्ल के मुकदमे में 14 दिन है कि आपने 14 दिन में चालान पेश करना है, तो फिर नैब भी इतनी मेहनत कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि शवाहिद पहले इकट्ठे करें, सबूत पहले इकट्ठे करें, लोगों को जेलों में ना डालें। कानून रूल्स बनाए किसने बनाए? कौन सी गवर्नमेंट बनाए? एहतसाब सेल किसने बनाया? फिर उसको जब दूसरी गवर्नमेंट तो उसने क्यों नहीं खत्म किया? फिर 5 साल दूसरी मंगाई क्यों नहीं किया? अभी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले NRO मिला, उसमें चुप हो गए, अभी देखा ये चीज आगे बढ़ रही है, अभी कर रहे। ये पहले इन दोनों 5-5 साल रहे, करना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया? उनको तारीख का तो पता है ना, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन मुझे तो समझ आ गई वो क्या कह रहे हैं। इसलिए सही काम को करने का सही वक्त अभी था, वो हमने कर दिया। इनको लिस्टें मिली चेयरमैन को कि इन पर कुछ नहीं करना, इन पर करना है। तो उसमें चाहिए कि आप गौस बख्श मेहर साहब से ना कौमी असेंबली में पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर लेक्चर करवाया करें। इसमें कोई शक नहीं है, हमें बहुत सीखना है मेहर साहब। खुर्शीद शाह भुगत रहा है, उसका लिस्ट में नाम नहीं था। आगा सिराज दुरानी भुगत रहा है, एक्टिंग गवर्नर है। कभी दुनिया में किसी मुल्क में सुना आपने एक्टिंग गवर्नर सब जेल में रहे और उधर से गवर्नर। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेना है अहमद अवैस साहब के साथ, पता नहीं राब्ता फिर मुनक़ते ना हो जाए। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। अहमद अवैस साहब, अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं अभी तक, तो ये बताइए कि ये जो पंजाब में जो पंजाब असम्बली के जो 20 या 25 अरकान जो हैं वो जिनके बारे में डी-सीट कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उन्हें, तो उनकी हलकों में बाई इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये सही फैसला है बाई इलेक्शन कराने का? बाई इलेक्शन तो खैर जो लोग डी-सीट हुए हैं उसकी जगह पे जो है वो असल में ये वो लोग असूलन तो इलेक्शन उनको नहीं लड़ना चाहिए जो इन सीट को पता ये अपने और आदमी खड़े करेंगे ना। एंड सेकंड ये है कि जबकि वो जो 186 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने फैसला किया है, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था एडवाइस की शक्ल में देने के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो होल्ड किया है कि इनकी सजा का तयन जो है वो पार्लियामेंट करेगी। तो मेरे ख्याल में ये फैसला तो वहां हो जाना चाहिए, उसके बाद ये अपना करें जो करें, क्योंकि ये बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक वाइज फैसला था कि
ये बात चल रही थी कि वो उनको लाइफ टाइम उनको फारिग किया जाए या वन टाइम किया जाए। तो उन्होंने कहा ये मैटर जो है ये पार्लियामेंट में फैसला करे, क्योंकि आर्टिकल 62(1)(f) में जो है वो लाइफ टाइम है। आर्टिकल 63(1)(h) के अंदर जो है वो उन्होंने कहा है कि अगर सजा किसी को हो गई है तो लेकिन बाई इलेक्शन पे आपको कोई इतराज नहीं है? बाई इलेक्शन का तो एतराज नहीं है बिल्कुल भी, बाई इलेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन उन लोगों के मुतालिक जो है वो फैसला पार्लियामेंट में और अर्लियर दी बेटर ये फैसला कर लेना चाहिए। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताएं कि अब इन सबको मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा ना? जी ज़रूरी नहीं है, लेकिन गालिबन ज़्यादा को मिलेगा। नहीं सर, मुस्लिम लीग नून का ही मिलेगा। ये तो अब आपको मुझसे बेहतर इंफॉर्मेशन है इस बारे में। गौस बख्श मेहर साहब, इसका मतलब ये मान रहे हैं कि इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है। हाँ। कि अब इनको टिकट देंगे, इनको टिकट नहीं देना चाहिए अगर इनके साथ नहीं बने। वाकई इनके साथ बने और इन्होंने ये बार्गिन की और ये खिलाफ वर्जी की है कि उनको। गौस बख्श मेहर साहब, आप इतने तजुर्बाकार सियासतदान हैं, अभी 2 दिन पहले इधर बैठे हुए थे राजा रियाज साहब, मैंने उनसे पूछा कि आप अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का टिकट लेंगे? उन्होंने कहा हाँ लूंगा। तो फिर आपको क्यों शक है? भाई शक नहीं, वो कह रहे हैं ना कि हम नहीं करेंगे, तो हम तो बात जो जाहिर दीन जाहिर पर है ना, जाहिर जो बात करते, लेकिन ये अच्छी बात है ना, बाई इलेक्शन तो होना चाहिए। बाई इलेक्शन तो देखिए, पाकिस्तान की आवाम को उनकी नुमाइंदगी के हक से महरूम नहीं किया जाए। अच्छा, अब आखिर में सिंपल जवाब, इमरान खान साहब 6 दिन बाद वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे? जी, उनका तमाशा खत्म हो गया। कठपुतलियां रक्सा रहीं रात के रात, लेकिन जब उन्हें खबर दी गई कि अब तमाशा खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। गौस बख्श मेहर साहब वापस आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल गलत फहमी है गवर्नमेंट को और बिल्कुल ये गलत सोच रहे हैं। अजीब किस्म का आदमी है। मैं ये अर्ज करूं कि वो आएगा गवर्नमेंट जैसी की वैसे ही करेगा, यही लड़के रखेगा, लेकिन वो अभी इन्होंने उसको लीडर बना दिया। अच्छा, मैं भी एक डेडलाइन है, देखिए उनके पास भी 6 दिन है, पार्लियामान में वापस आ जाएं, उनके पास मौका है, वरना फिर कार्रवाई शुरू हो। अहमद अवैस साहब, आपका जाती एनालिसिस क्या है कि इमरान खान साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे 6 दिन के बाद? बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व के आदमी हैं और वो सोचते हैं तो उस पर खड़े भी हो जाते हैं कि वो है ना कि ठीक है जो चले तो कोहे गिरां थे हम, जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, वो कैफियत में है इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। मुझे पर राब्ता नहीं है, लेकिन राब्ता होता मैं पता था, लेकिन जो दिमाग काम करता है वो वापस आएगा। अच्छा, अब इसमें गौस बख्श मेहर साहब कह रहे हैं वो आएंगे, अहमद अवैस साहब कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि इंतशार की सौदागरी खत्म हो गई है। लेकिन मैं आखिर में सिर्फ ये कहूंगा कि अगर तो वो दिन के बाद आते हैं तो इसका मतलब है कि वो जब आज सुबह यहाँ से गए थे तो उनकी कोई डील नहीं हुई। अगर वो नहीं आते तो फिर फैसला आप कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।